शहर से दूर झारखंड की पहाड़ियों और घने साल के जंगलों के बीच एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी जिसे आसपास के लोग काली कोठी कहते थे। कहते हैं कि वह हवेली अंग्रेजों के जमाने में एक जमींदार ने बनवाई थी और उसके बाद वहां जो भी रहा वह या तो अचानक लापता हो गया या पागल होकर भाग निकला। लेकिन इन कहानियों को अफवाह मानकर 5 दोस्तों आरव, नील, कविता, समीर और रिद्धि ने फैसला किया कि वे वहां एक रात बिताकर अपनी हिम्मत साबित करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हॉन्टेड हाउस सर्वाइवल चैलेंज ट्रेंड कर रहा था और उन्हें लगा कि यह बस एक रोमांचक एडवेंचर होगा। शाम ढलते ढलते वे उस हवेली के जंग खाए फाटक के सामने पहुंचे, जहां हवा अपने आप भारी लग रही थी और पेड़ों की टहनियां इस तरह हिल रही थी जैसे किसी अदृश्य चीज की चेतावनी दे रही हो। भीतर कदम रखते ही उन्हें सीलन, सड़े लकड़ी और किसी अजीब सी धातु जैसी गंध ने घेर लिया। फर्श पर मोटी धूल जमी थी जिसमें उनके पैरों के निशान साफ उभर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, नील ने फुसफुसाकर कहा कि उसने अभी अभी धूल में किसी और के ताज़ा पदचिन्ह देखे हैं जो ऊपर की सीढ़ियों की ओर जा रहे थे, जबकि वे सब अभी अभी अंदर आए थे। उन्होंने इसे मजाक समझकर हंसी में उड़ाया, पर तभी ऊपर से किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे की अलमारी फर्श पर रगड़ी जा रही हो, और हवेली के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। कविता ने कहा कि उसे दीवारों पर टंगे पुराने चित्रों की आंखें उनकी हर हरकत को देखती महसूस हो रही हैं, और सचमुच जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी उन चित्रों पर डाली तो ऐसा लगा जैसे चेहरे हल्के हल्के बदल रहे हों, मुस्कानें खींचकर विकृत हो रही हों, आंखें गहरी और काली हो रही हों। तभी मुख्य दरवाजा तेज धमाके के साथ बंद हो गया। वे दौड़कर बाहर जाने की कोशिश में पहुंचे, पर दरवाजा अंदर से जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा था। समीर ने पूरी ताकत लगाई पर कुंडी हिली तक नहीं, और तभी रिद्धि की चीख गूंजी। वह सीढ़ियों की ओर देख रही थी जहां अंधेरे में एक लंबी असामान्य परछाई खड़ी थी, जो किसी इंसान जैसी थी, पर उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी और हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, और वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराह रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर मोबाइल की फ्लैशलाइट उस दिशा में की, लेकिन रोशनी पड़ते ही वह आकृति गायब हो गई, जैसे वह सिर्फ अंधेरे में ही अस्तित्व रखती हो। और उसी पल हवेली के हर कमरे से फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी, अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग स्वर में, जैसे कई लोग एक साथ कुछ चेतावनी दे रहे हों, पर शब्द साफ नहीं थे, बस टूटी फूटी ध्वनियां जो दिमाग में सीधे उतर रही थी। वे सब मुख्य हॉल में एक साथ खड़े रहे, तय किया कि रात भर यही रहेंगे और सुबह होते ही निकल जाएंगे। पर रात लंबी थी और हवेली जाग चुकी थी। अचानक ऊपर की मंजिल से तेज कदमों की आवाजें भागती हुई सुनाई दी, फिर किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज, जबकि ऊपर कोई गया ही नहीं था। समीर ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कहा कि वे सब साथ में ऊपर जाकर देखेंगे, क्योंकि अलग अलग होना खतरनाक होगा। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, हर कदम के साथ उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर सिर्फ खाली अंधेरा था। ऊपर पहुंचते ही गलियारा असामान्य रूप से लंबा लगने लगा, मानो पहले से दोगुना हो गया हो, और दीवारों पर लगे आईने में उनके प्रतिबिंब कुछ सेकंड की देरी से हिल रहे थे, जैसे आईने के भीतर का कोई दूसरा संस्करण उन्हें कॉपी कर रहा हो। एक कमरे से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांकने पर उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है जो धीरे धीरे अपने आप झूल रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं और हवा का कोई झोंका नहीं था। तभी दरवाजा अचानक पूरी तरह खुल गया और भीतर की दीवार पर कोयले से लिखा दिखा, ये घर तुम्हें जाने नहीं देगा। शब्द ताज़ा लग रहे थे, जैसे अभी अभी लिखे गए हों। रिद्धि घबराकर पीछे हटी तो उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह एक पुराना डायरी का पन्ना था जिसमें लिखा था कि इस हवेली के मालिक ने किसी अज्ञात शक्ति को अमरता पाने के लिए आमंत्रित किया था, पर वह शक्ति उसके परिवार की आत्माओं को अपने साथ बांधकर इस घर में कैद कर गई, और अब हर नए आने वाले को वह अपनी कैद का हिस्सा बना लेती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, गलियारे की बत्तियां जो बंद थीं एक एक कर टिमटिमाने लगी, जबकि हवेली में बिजली का कनेक्शन सालों से नहीं था। और उसी टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने देखा कि गलियारे के दोनों ओर के दरवाजों के नीचे से काली धुंध जैसी कोई चीज रेंगती हुई बाहर आ रही है, जो धीरे धीरे उनके पैरों की ओर बढ़ रही थी। नील ने चिल्लाकर कहा कि नीचे भागो। वे दौड़ते हुए सीढ़ियों की ओर लपके, पर सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह सिर्फ सीधा अंधेरा गड्ढा था, जैसे नीचे की मंजिल कभी थी ही नहीं। अब उन्हें समझ आया कि हवेली अपने आकार को बदल रही है, उन्हें फंसाने के लिए। और तभी वही लंबी परछाई उनके पीछे गलियारे के छोर पर फिर दिखाई दी। इस बार स्पष्ट, उसका चेहरा बिना आंखों के था, सिर्फ एक खाली गड्ढा जहां से ठंडी हवा निकल रही थी। उसने कोई आवाज नहीं की, पर सबके दिमाग में एक साथ एक ही वाक्य गूंजा, तुम अब यहाँ के हो। आरव ने कांपते हाथों से जेब से माचिस निकाली जो उसने एहतियातन रखी थी। उसने पास पड़ी पुरानी पर्दे की कपड़े की पट्टी को जलाकर एक स्थायी मशाल बना ली।
आग की रोशनी फैलते ही काली धुंध पीछे हटने लगी और वह आकृति तड़पती हुई पीछे सरकने लगी, मानो उसे आग से डर हो। उन्होंने समझ लिया कि उनका बचाव सिर्फ रोशनी और हिम्मत में है। वे गलियारे के दूसरे छोर की ओर दौड़े जहां एक छोटी खिड़की दिख रही थी। समीर ने पूरी ताकत से उसे तोड़ा, कांच बिखर गया और ठंडी रात की हवा भीतर आई, पर जैसे ही वे बाहर कूदने वाले थे, हवेली की दीवारें कांपने लगीं और फुसफुसाहटें चीखों में बदल गईं। आकृति आखिरी बार उनके पीछे उभरी, इस बार और भी विशाल, जैसे पूरा अंधेरा उसी का रूप हो। आरव ने जलती मशाल उसकी ओर फेंकी और सबने एक साथ खिड़की से छलांग लगा दी। वे जमीन पर गिरे, चोट लगी, पर उठकर बिना पीछे देखे भागते रहे, जब तक कि सुबह की पहली किरणें जंगल के ऊपर नहीं फैल गईं। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली सामान्य, शांत और वीरान खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब वे शहर पहुंचे और अपने कपड़ों से धूल झाड़ी, तो पाया कि उनकी जेबों में वही कोयले की लिखावट वाले छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे जिन पर लिखा था, ये घर तुम्हें जाने नहीं देगा। और उस रात के बाद से जब भी वे अकेले होते, उन्हें कभी कभी कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती। दीवारों के कोनों में हल्की काली परछाई सरकती दिखती और आईने में उनका प्रतिबिंब एक सेकंड देर से मुस्कुराता, जैसे हवेली ने उन्हें पूरी तरह छोड़ा नहीं है, बल्कि उनके भीतर एक दरवाजा खोल दिया है, जो किसी भी अंधेरी रात में फिर से खुल सकता है।